नमस्कार मित्रों, मैं हूं कैलाश प्रजापति और हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य धारा, उसमें आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी भाषा के जो अंग है, हिंदी भाषा के कौन कौन से अंग माने गए हैं, हम उसका आज अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे हम शुरू से कहते हैं, जो पहले आता है अक्षर और उससे पहले आती है ध्वनि। ध्वनि अर्थात भाषा का वह अलिखित रूप या मौखिक रूप जिसका लिखित रूप मौजूद नहीं हो या लिखित रूप प्रस्तुत नहीं है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे क है, ख है, ग है, ये सारे ध्वनि है। अब दूसरी बात करें हम अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं कि भाषा का वह रूप जिसका हम उच्चारण श्वास वायु के एक ही आघात से कर सकते हैं या एक ही आघात से करते हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर वह जो कभी समाप्त नहीं हो, क्षय नहीं हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे अक्षर में मानते हैं खा, जा, पी, ये आदि अक्षर है। अब हम इसको भी अक्षर कह सकते हैं, क, ख, ग, ये सारे के सारे अक्षर है जिनका हम उच्चारण श्वास वायु के एक ही आघात से कर सकते हैं। जैसे आ, ये आदि, इनको हम अक्षर कहते हैं जिनका उच्चारण हम श्वास वायु के एक ही आघात से कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख 3 अंग माने गए। अब वो कुछ विद्वान हैं वो 4 अंग मानते हैं, पर अधिकतर विद्वान भाषा के 3 अंग मानते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, और कुछ विद्वान एक और अंग मानते हैं, वो है पद। तो पद को भी कुछ विद्वान भाषा का प्रमुख अंग मानते हैं। तो हम आज इन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कह सकते हैं। जैसे खा है, क है, ख है, सॉरी ये में ख है, ग है, ग है, इसको हम वर्ण कहते हैं। अब उसके बाद में आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जैसे वर्ण है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध शब्द को ही, क्रमबद्ध रूप को ही शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को या रूप को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लो क, धन, म, धन, ल। तो अब ये शब्द है। अब हम कह सकते हैं कि मान लो सार्थक होना भी जरूरी है और क्रमबद्ध होना भी जरूरी है। अगर सार्थक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, तो हम उसको कभी भी शब्द का रूप नहीं दे सकते हैं। जैसे अब हम लेंगे इसमें से, मान लो पहले ये ले लें, ल, म, क। अब ये सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, इनका तीनों का अर्थ है, पर ये क्रमबद्ध नहीं है, और क्रमबद्ध नहीं होने के कारण हम इनको शब्द नहीं कह सकते हैं। दूसरा मान ले क, ल, म। तो ये सब तो सार्थक है और क्रमबद्ध भी है, तो इसलिए हम इनका रूप निकाल सकते हैं कलम। कलम जो लिखने का पेन होता है, कलम, या जैसे गुलाब की जो कटिंग की हुई कलम, तो हम उसके अर्थ में ले सकते हैं, तो इसलिए इनका अर्थ निकलता है, तो इसको हम शब्द कह सकते हैं। दूसरा एक और देखो, म, ल, क। अब तीनों हम इन्हीं में से लिए, पर इनका भी कोई अर्थ नहीं है, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इनको शब्द नहीं कहते। अब चौथा लेवे क, म और ल। अब हम तीनों इन्हीं में से लिए, फिर इनका अर्थ है कमल। कमल जैसे पुष्प के लिए आता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए आ सकता है, तो इनका अर्थ है। जिन शब्दों के जो शब्द सार्थक भी होंगे और जिसका कोई निश्चित अर्थ होगा, क्रमबद्ध होगा, तो हम उसको शब्द की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो वर्णों से मिलकर तो शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की परिभाषा हम पढ़ते हैं। जैसे वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक मेल को या रूप को हम वाक्य कह सकते हैं। तो हम विस्तृत रूप से अगर परिभाषा लिखें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक महल को वाक्य कहते हैं। तो शब्द भी जो है
वो सार्थक भी होने चाहिए, क्रमबद्ध भी होना चाहिए, और क्रमबद्ध होंगे, सार्थक होंगे तो ही हम उसे वाक्य कह सकते हैं, वरना हम उसको वाक्य की श्रेणी में या वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे मैं लिखता हूं कमल जयपुर जाएगा। अब तीनों शब्द सार्थक है, पर अगर ये क्रमबद्ध नहीं होंगे तो हम उसको वाक्य की श्रेणी या वाक्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे जाएगा जयपुर कमल। अब हम कह सकते हैं कि ये मैं क्रम ये लिख दूं, एक ही लाइन में लिख दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। जाएगा जयपुर कमल। तो हम क्या इसको वाक्य कह सकते हैं? सब तो सार्थक है, पर हम उसको वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि ये सार्थक शब्द है मगर क्रमबद्ध नहीं है, और क्रमबद्ध नहीं होने के कारण हम उसको वाक्य नहीं कह सकते, तो हम उसको वाक्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब दूसरा देखो, जयपुर कमल जाएगा, ये भी शब्द सार्थक है पर ये क्रमबद्ध नहीं, तो हम उसको भी वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, कमल जयपुर जाएगा। तो ये सार्थक है, सार्थक के साथ में क्रमबद्ध है, तो इसलिए हम उसको वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब दूसरा है पद। पद क्या है? कुछ विद्वान पद को भी इसका अंग मानते हैं, तो ऐसे करके हम भाषा के 4 अंग मान सकते हैं, पर अधिकतर विद्वानों हमें भी 3 ही अंग मानना है, क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने भाषा के 3 अंग ही माना है। अब पद क्या है? तो पद की परिभाषा है कि शब्द जब विभक्ति युक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं, अर्थात जब किसी भी शब्द के साथ में विभक्ति प्रयुक्त हो जाती है तो उसे हम पद कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं कह दूं राम की पत्नी सीता है। अब इसमें पद कौन सा है? तो ये पद है, यहां तक ये पद है, क्योंकि राम के साथ में जो विभक्ति लग गई तो इसको हम पद कह सकते हैं। तो अगर परिभाषा देखें विस्तृत रूप से तो विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं, अर्थात जिस शब्द के पीछे विभक्ति लग जाती है या जिन शब्दों के साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कह सकते हैं। या हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि वे शब्द जो अपने आप को वाक्य की श्रेणी में प्रस्तुत करने की पूरी क्षमता रखते हैं तो उसे हम पद कह सकते हैं। तो ये है शब्द, हमने वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, वाक्य पढ़ लिया और पद पढ़ लिया। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। कल अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उसके बाद में व्याकरण। व्याकरण के जो प्रमुख अंग है, अब ये तो भाषा के अंग हुए, व्याकरण के प्रमुख अंग भी हम पढ़ेंगे। जैसे व्याकरण के प्रमुख अंग कौन से हैं? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, वो व्याकरण के अंग है। हम उसका अध्ययन विस्तृत करेंगे और वो अगली क्लास के जो हमारे जो व्याकरण होंगी वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा।